अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। एक महीना होने वाला है साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से मुसलसल खबरें और तफसीलात सामने आ रही हैं। उनके कोर्ट मार्शल पर पार्लियामेंट और मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। इमरान खान अपने हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं, जबकि खुद फौज जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद फौज के खुद एहतसाबी के निज़ाम को करार दे रही है। ISI के साबिक सरबरा जनरल फैज़ हमीद को टॉप सिटी केस और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात पर फौजी तहवील में लेने के हवाले से 12 अगस्त को ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी। फिर 3 दिन बाद 15 अगस्त को एक और प्रेस रिलीज में बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं, जबकि कुछ दीगर रिटायर्ड अफसरान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजमूम सियासी मफादात की इमा और गठजोड़ से अदम इस्तेहकाम को हवा देने की तहकीकात जारी हैं। फिर परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, जिसमें किसी का नाम लिए बगैर फौज के अंदरूनी एहतसाब के निज़ाम पर जोर दिया गया और फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद आज पहली दफ़ा DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग दी और बाकायदा जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनके कोर्ट मार्शल की तफसीलात बताई। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत हकूक़ हासिल होंगे, जैसा कि अपना मर्जी का वकील करने और अपील का हक वगैरह वगैरह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि टॉप सिटी का मामला तो मई 2017 में सामने आ गया था, जब जनरल फैज़ हमीद ISI के DGC थे, बहुत ताकतवर थे। हमने उस वक्त अपने प्रोग्राम में इस हवाले से आवाज़ उठाई, मगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू नहीं की गई, बल्कि मामले को दबाने के लिए हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला गया और फिर जनरल फैज़ हमीद को तरक्की देकर पहले लेफ्टिनेंट जनरल फिर DG ISI बना दिया गया। फिर इमरान खान ने खुद बताया कि जनरल फैज़ हमीद उनकी हुकूमत के लिए सियासी मैनेजमेंट करते थे, एजेंसी के जरिए इमरान खान इत्तेहादियों को मैनेज करते थे। फिर मई 2022 में जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात थे तो PDM उन पर तनकीद कर रही थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया कि जनरल फैज़ हमीद तो अब खड्डे लाइन लग गए। फैज़ हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। इसके बाद ISPR ने जनरल फैज़ हमीद के दिफा में बाकायदा उस वक्त एक एलामिया जारी किया था, जिसमें लिखा था कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हम वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। दिफा किया गया। साथ ही आज DG ISPR ने जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के प्रोसेस से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिसका भी मिलिट्री ट्रायल होता है उससे अपील समेत फेयर ट्रायल के तमाम हुकूक हासिल होते हैं।
सर मेरा क्वेश्चन जनरल फैज से मुतल्लिक है। ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं गिरफ्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ्तार हुए। प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए? और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद? जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है ये बिल्कुल बड़ी सूरत से काम करता है, इट वर्क्स विद स्पीड, लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पर कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, ऑन गोइंग कानूनी केस है और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफसीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। इसके अलावा आज DGISPR से सवाल किया गया कि जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे तक पहुंचाने में जनरल बाजवा और साबिक DGISI जनरल नवीद मुख्तार का किरदार था। तो DGISPR ने उल्टा साबित से सवाल कर दिया कि ISI का डायरेक्ट बॉस तो वज़ीर आज़म होता है। आप नहीं ये समझते कि जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था तो उनके अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से एक सियासी जमात के साथ जाके सिंपैथीज़ लेंगे उनके साथ? तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो यहाँ तक लाने पर, इस ओहदे तक लाने पर, उन दोनों शख्सियात के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, जैसे जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं? ये ISI का जो डायरेक्ट बॉस होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तो जिक्र नहीं किया। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए काम किए गए, उनके जो सबूत और शवाहिद हैं, इंक्वायरी है उसके सामने है। जो हमारी प्रेस रिलीज थी उसमें हमने आपको ये भी बताया था, रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और हदूद व कदूद से तजावुज़ किया। फिर जब DGISPR से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सब जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जनरल फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ से राब्तों और सहूलतकारी का इल्ज़ाम लग रहा है। हुकूमत 9 मई में उनके मुलविस होने के दावे कर रही है और ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद से राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने एतराफ़ किया कि मुझ समेत PTI के कुछ और लोग भी थे जिनका जनरल फैज़ हमीद के साथ उनके रिटायरमेंट के बाद भी राब्ता था। कभी शाज़ नादर कोई 2 महीने में, 3 महीने में, हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक है, सारा कुछ दैट काइंड ऑफ। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी PTI के थे जिनके उनके साथ इंटरेक्शन था। और वो किस नोयत का था फ्रैंकली, इंटरेक्शन था उनकी रिटायरमेंट के बाद भी। हाँ, देखिए जी, जिनके साथ दोस्ती होती है वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये रिटायरमेंट हो गई है तो आप इनके साथ आप ताल्लुक तोड़ लें। तो वो ताल्लुक तो जारी रहते हैं, जो ताल्लुक होते हैं वो जारी। आपके साथ था कि नहीं था रिटायरमेंट के बाद? अलैक सलैक की हद तक जी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल। उनके पास है भी, मेरा वो फ़ोन लिया गया था, उसमें से वो पता है आपको, उन्होंने लीक आउट भी कर दी थी सारी जो मेरे उनके साथ कॉन्वर्सेशन थी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लेकिन गंडापुर भी कह चुके हैं कि मेरा कई दफ़ा जनरल फैज़ हमीद के साथ रब्ता हुआ, मेरे पास उनका मैसेज आ जाता था। राब्ते थे आप सबके जनरल फैज़ से? नहीं, मेरा तो राब्ता जनरल फैज़ से 2022 में खान साहब का अपना राब्ता खत्म हो गया था जनरल फैज़ के साथ। मेरे कोई राब्ते नहीं हुए बीच में। वैसे मैं तो सच्चा आदमी हूँ ना, मैं डरता हूँ ना, मुझे खौफ है। बीच में मुझे कई दफ़ा जनरल फैज़ का ऐसा राब्ता हुआ, मुझे मेरे पास नंबर वो चेंज होकर फोन आ जाता, मैसेज आ जाता, तो ओके गॉट इट इस आता था। लेकिन नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक इंसाफ में अब भी कई अरकान इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। कुछ हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और खुद तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के बारे में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वादा माफ गोवा वाकई तैयार हो गए हैं। वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग हाजिर ड्यूटी रिटायर्ड लोग इंस्टीट्यूशन के वो वहाँ पे अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं या वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हाजिर सर्विस भी और रिटायर भी, ठीक है जी। इसके अलावा
एडमिनिस्ट्रेशन में से लोग हैं, इसके अलावा पीटीआई के कुछ लोग हैं जो इस बात पे तैयार हैं कि हाँ जी कि ये 9 मई की साजिश कहाँ और कैसे तैयार हुई। पीटीआई के ये लोग जो अभी भी पीटीआई का हिस्सा, अभी भी पीटीआई का हिस्सा है। देखे ना, अभी भी पीटीआई का हिस्सा है। और जो बात मैंने और की कि 99 नामों के नीचे आप खड़े होकर कोई बंदा कह दे कि आपके डायरेक्ट राब्ते नहीं है, राब्ते हैं ना, उसी बुनियाद पर जलसा आपने मुलतवी किया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जियो न्यूज़ के साथ हैदर शराजी के सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, वो जैसे चाहे उसे हैंडल करे। जनरल फैज़ पे हमने बड़ा एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी और वो यही स्टेटमेंट है कि जनरल फैज़ हमीद फौज का एक इंटरनल मामला है, वो जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहे वो है। अलबत्ता हमें यकीन है फौज के अंदर एक मजबूत एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टॉप सिटी में कोई ऑर्डर आ जाए और इस पर आप फिर कार्रवाई करें। जो भी कोई गलत कार्रवाई का मुर्तकिब होता है तो ये फौज को अपने चाहिए कि अपने अंदाज से करे। जहाँ तक फैज़ हमीद का ताल्लुक है, हमारा सिंपल स्टैंस यही है कि ये इंटरनल मामला है, वो जैसे चाहे इसको हैंडल कर ले। उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद केस से इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है। तो ये सियासी मकासद कोई मुफादात होंगे फैज़ हमीद के? नहीं, मुझे नहीं पता। हमें देखो सिर्फ इतनी प्रेस रिलीज से जितनी आपको मालूमात मिलती है हमें भी इतनी ही मालूमात है। मेरी कभी ज़िंदगी में तो न मुलाकात हुई न बात हुई, तो मुझे ज़्यादा डिटेल का नहीं पता उनकी एक्टिविटीज़ का। लेकिन कोई भी बंदा जो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ अगर फौज कोई एक्शन लेना चाहती, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो रिटायर, ये उनकी सवाबदीद है और वो आर्मी एक्ट और उनका जो कोड बना है उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा DGISPR से तहरीक इंसाफ के 22 अगस्त के जलसे की मनसूखी से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी भी जलसे की मनसूखी जगह और तारीख मुकम्मल तौर पर ज़िला इंतज़ामिया का मामला है। पिछला माह पीटीआई ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में। इस दौरान जो है वो कैंसिल भी किया डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन चेमा को ये होती रही कि अचानक इस जलसे का कैंसिल होना जो है कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है और अभी ये जलसा दोबारा प्लान हो चुका है 8 सितंबर को। बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर चैनल के ऊपर पीटीआई की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िलाई इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। DGISPR जलसा मनसूखी को इंतज़ामी मामला करार दे रहे हैं, मगर खुद पीटीआई एतराफ़ कर रही है कि जलसा इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके मनसूख करवाया था। सबसे पहले तो अडियाला जेल में सुबह 7 बजे आदम सवाती और बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से गैर मामूली मुलाकात से इस तासुर ने जन्म लिया। फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुद इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर इस तासुर को मजबूत किया, अपनी जमात पर तनकीद की। फिर खुद इमरान खान जलसा मनसूख करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की मुमकिन बहाली की तवक्कात करते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुतमईन और खुश नजर आए, मगर फिर जेल में उल्टा उन पर सख्तियाँ बढ़ गईं। तो इसके बाद इमरान खान जलसा मनसूखी के फैसले पर पछतावे का इजहार करते हुए कहने लगे कि इस फैसले के बाद कारकुन गुस्से में हैं, हमें गालियाँ पड़ रही हैं, पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और फिर बाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने तफसील से बयान किया कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा मनसूख करवाने के लिए पीटीआई से रब्ता किया और फिर किस तरह से ये सब मुमकिन हुआ। मगर इसमें भी एक तजाद सामने आया। अली अमीन गंडापुर ने अपने साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान से भी इस्टेब्लिशमेंट के रब्ते का दावा किया, मगर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर से इस्टेब्लिशमेंट का रब्ते में हुआ। जब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें इसके ऊपर, खान साहब को बताएं कि ये हालात हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं तो सुबह से अवाम को लेके निकलूंगा और मैं सुबह से जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं हूँ। जाहिर बात है चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर साहब से भी रब्ता था, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन साहब जाके मिल लें और खान साहब को हालात बता दें। तो मैंने कहा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ना में होना चाहिए और खान साहब का डिसीजन है। जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है, जो मुल्क को चला रहे हैं वही रब्ता करते हैं। सिर्फ मुझसे नहीं था और पार्टी की लीडरशिप से भी रब्ता था। जलसा के बिल्कुल पैगामात आए थे, पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया, ये सब कोर्स उनकी तरफ से आया था, मैसेज आया था कि जी वो अली अमीन साहब को आया था कि जी जलसा मनसूख होना चाहिए इन सर्कमस्टांसेस में। आपको भी ये बताया गया था, क्या कन्वे किया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है? खान साहब ने पूछा नहीं कि किसकी तरफ से, किस लेवल से पैगाम आया है? जो भी कोई बात हुई होगी अली अमीन साहब ने बात की है, डायरेक्ट पैगाम था ये? नहीं, वो अली अमीन साहब के साथ हुआ है, तो है जो कम्युनिकेशन बात हुई है, मैंने आपको बता दिया, अली अमीन साहब ने बता दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं, अंदर की बात क्या है, एजाज सैयद नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ इस हवाले से तफसीलात सामने लाते रहे हैं। आज उनके पास क्या खबर है बात करेंगे। एजाज बहुत शुक्रिया। एजाज ज़ाहिर है आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली दफ़ा पब्लिकली इस हवाले से बात की, तफसीलात भी कुछ बताई, कुछ के बारे में कहा कि जो ये इस वक्त मामला जो हैं वो तफसील नहीं बता रहे, वो क्या तफसीलात हैं, कौन ऑफिसर हैं, क्या हो रहा है? शाहजेब बहुत शुक्रिया। शाहजेब जो DGISPR है ज़ाहिर है वो एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है बड़ी अहम स्टेज के ऊपर है।
मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी बड़े पैमाने पर जो तहकीकात हैं वो हो रही हैं इस हवाले से। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रूपोश भी हैं। आज से कमोपेश 2-3 रोज़ पहले चकवाल में जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके घर के ऊपर एक छापा मारा गया था। बेसिक मकसद उसका क्या था कि इनके भाई सरदार नजफ हमीद जो रिपोर्टेडली रूपोश हैं उनको पकड़ना था। ज़ाहिर है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कुछ और लोग भी हैं जो रूपोश हैं जो कि फैज़ हमीद साहब से बड़े करीबी राब्तों में रहे थे, लेकिन एक अहम साहब हैं वो मेजर थे और वो किसी ज़माने में जनरल फैज़ हमीद के स्टाफ अफसर थे। साल 2018-19 की बात है कि उनके स्टाफ अफसर थे। फिर बाद में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त के इमरान खान, उन्होंने एडीसी अपना तैनात करना था तो एक पैनल बन के गया था GHQ से जो तरीकाकार होता है, तो उस पैनल में मनूवर किया गया था। उन साहब का मेजर साहब का नाम डाला गया था उस पैनल में और इमरान खान के एडीसी के तौर पे वो मेजर साहब जो है वो काम करने लग पड़े जो कि फैज़ हमीद साहब के स्टाफ अफसर थे। इमरान खान को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए या जिस तरीके से भी उनको इक़्तिदार से हटाया गया तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बदस्तूर जो एडीसी के तौर पे काम करते रहे। और आपको याद होगा एक स्टोरी मैंने की थी उन दिनों को जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आए थे, इमरान खान को हटाकर इत्तेहादी जमातों ने एक हुकूमत बनाई थी। तो आपको याद हो कि एक ऑडियो लीक हुई थी जो कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की थी और उन दिनों शहबाज शरीफ जो है वो गए हुए थे बरतानिया में और उन दिनों नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी अपने अरूज के ऊपर था। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने टेलीफोन करके बाकायदा एहतजाज किया कि उनकी ऑडियो कैसे लीक हो गई और ज़ाहिर है उस वक्त के जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह थे उस वक्त और आज भी वही है फवाद असदुल्ला, तो उन्होंने जो तहकीकात की तो उन्होंने जो सिग्नल किया उस सिग्नल में जो प्राइम मिनिस्टर के एडीसी थे और वही साहब एडीसी थे जो कि इमरान खान के एडीसी थे जो कि स्टाफ अफसर थे इनके किसी ज़माने में फैज़ हमीद के मेजर साहब, उनके ऊपर उंगली उठाई और इस मामले में ज़रा फौज भी हरकत में आई क्योंकि जो IB के जो चीफ हैं उस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जो बाद में भी काफ़ी मैच्योर होती रही कि जो IB ने ना सिर्फ इतला प्राइम मिनिस्टर को दी बल्कि आर्मी चीफ जो हैं उनको भी इतला दी। और उसके बाद रिपोर्टेडली जो ISI चीफ है नदीम अंजुम वो आए, बाकायदा अपनी गाड़ी पर आए और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उन मेजर साहब को लिया और वो लेके चले गए। बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें भावलपुर भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अहम बात ये थी कि उनके पास से एक मोबाइल फोन मिला था जो कि स्पेसिफिक एक ही काम के लिए इस्तेमाल होता था और वो था रिकॉर्डिंग्स। और रिकॉर्डिंग किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपना एडीसी उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो रिकॉर्डिंग जहां किसके पास रही थी, वो रिकॉर्डिंग फैज साहब के पास जा रही थी। अब मुझे ये बातें कहना पड़ रही हैं although के फैज साहब इस वक्त गिरफ्तार है, लेकिन बिटर रियलिटीज हैं। अगेन इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि फैज साहब की तरफ से कोई मौक़िफ़ आए, जरूर आए। उस वक्त भी मैंने अगर उनकी फैमिली मौक़िफ़ देना चाहे, क्योंकि जनरल फैज़ भी जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, जितनी स्टोरीज हम भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, मुसलसल हमने उनसे रब्ते की कोशिश की मगर वो जवाब नहीं देते थे। अपने ज़राए के ज़रिए ज़रूर कोई ना कोई जवाब उनका आ जाता था। मगर आज़ाद, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी हो गई और फैज़ हमीद के बाद बाकी गिरफ्तारियाँ हो गई और अब मामला बिल्कुल ट्रायल की तरफ जा रहा है, बल्कि और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, इस दायरे को फैलाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो समरी ऑफ एविडेंस के मामले पर है। और ये जो जिन मेजर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो मेजर साहब हैं जिनसे मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी पूछगिछ की जा रही है। अब जो पूछगिछ जिन लोगों से हो रही है उनमें ये मेजर साहब भी शामिल हैं, क्योंकि ये बड़ा क्लोज लाइजान रहा है इनका और फैज साहब की जितनी भी एक्टिविटीज थी ये बिल्कुल जानते थे, फर्स्ट हैंड जानते थे। इमरान खान साहब की, फैज साहब की जो आपस में कोलैबोरेशन थी, कितनी कोलैबोरेशन थी, ये सब जानते थे। इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्होंने बल्कि कर्नल बन जाना था, इनका बोर्ड हो जाना था, लेकिन इसी मामले पर ये कर्नल भी नहीं बन सके, इनकी प्रमोशन भी नहीं हो सकी और इनसे पूछगिछ जारी और कुछ लोगों की भी पूछगिछ भी जारी और उनकी कुछ लोगों की तलाश भी जारी। बहुत शुक्रिया एजाज सईद, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। और दूसरी जानिब आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जहां आज बुशरा
बीबी की दरख्वास्त बरियत पर फैसला सुनाया जाना था, मगर अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा और तब तक फैसला महफूज रहेगा। जबकि आज भी मुल्जिमान के वकला ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरा की, जिसके बाद समात 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अगली समात में भी नैब के आखिरी गवाह पर जिरा जारी रहेगी। समात के बाद जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इतना बड़ा डिजास्टर हो गया लेकिन कोई मोहसिन नकवी का नाम ही नहीं ले रहा। बांग्लादेश ने हमारा फेंटा लगा दिया, सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है। इससे नीचे क्रिकेट टीम नहीं जा सकती, ऊपर इनको बिठा दिया गया जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है और कोई तजर्बा ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि इनके पास कोई अखलाकियात नहीं हैं। 75 साला मोअम्मर खातून यास्मीन राशिद को जेल में रखा हुआ है। मुझे सबक सिखाया जा रहा है कि मैं ताकतवरों के सामने क्यों खड़ा हो गया। मुझे जेल में चक्की में रखा गया है। सारी ज़िंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा। पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, मैं किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जो सहाफ़ी जेल ट्रायल कवर कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना होती तो यहाँ भी क्राइसिस होता। बलूचिस्तान में हकीकी नुमाइंदों को आगे नहीं आने दिया जाता। सरदार अख्तर मेंगल सही कह रहा है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अख्तर मेंगल कह रहा है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए लोगों का इंतखाब होगा तो सूरत हाल खराबी होगी। हमें कहते हैं कि टीटीपी हमारी वजह से आई तो BLA को कौन लाया। दहशत गर्दी ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका डायलॉग है, दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन और तीसरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज को PTI के पीछे लगा दिया गया है। मशरकी पाकिस्तान हमारे सामने है। मशरकी पाकिस्तान बना तो मैं ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। हर मसले का हल डंडा नहीं है, डायलॉग होना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए। आज बता रहा हूँ कि मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आए। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले। इमरान खान ने यह गुफ्तगू की है, मगर PTI में कौन कौन है जो जनरल फैज़ हमीद से राब्ते में था? क्या जनरल फैज़ हमीद मुदाखलत करते थे? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके लिए आज इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने PTI को NOC जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को संगजानी में GT रोड से मुल्हिका पसवाल रोड के ओपन एरिया में जलसे की इजाज़त दी गई है और इस हवाले से जलसे में दाखिले के रूट्स, जलसे की जगह का नक्शा और शराइत जारी कर दी गई है। NOC के मुताबिक जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस दौरान कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। साथ ही रियासत, मजहब और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी या तकारीर नहीं की जाएंगी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की मुलाकात हुई है, जिसमें ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने और अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर बात की गई। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शरीक थे, जबकि अपोजिशन के वफ्त में बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और आमिर डोगर शरीक हुए। इस मुलाकात के साथ साथ DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI के मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे। मुलाकात में मौजूद रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद का मामला हो रहा है, मुख्तलिफ रहनुमा एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हमारी अलग सेलेक्ट थी। आज हमने देखा रऊफ़ हसन साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा। उससे पहले गड्ढापुर साहब कह चुके हैं कि मेरी बातचीत होती रहती थी, वो मैसेज करते थे, मैं कहता डन गुड, इस किस्म की बातें होती रहती थी। दुआ सलाम के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, क्या आपके साथ भी कोई दुआ सलाम उनकी रही है रिटायरमेंट के बाद भी? देखें, जब वो हुकूमत में हम थे और वो DG आई थे और मैं कैबिनेट का मेंबर भी था और रूलिंग पार्टी का चीफ विप भी था, तो जब वो अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उनसे अक्सर मुलाकातें हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जब हमारी हुकूमत गई और जब वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई राब्ता रहा। कि पार्टी के और लोग हैं, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि और दीगर लोगों से भी उनकी दुआ सलाम रहती थी, राब्ता रहता था, क्योंकि हामिद मीर साहब की खबर थी कि बहुत मुदाखलत करते थे। पार्टी के लोग तो बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी जान छूटी हमारी। मैं ये समझता हूँ कि किसी रिटायर्ड ऑफिसर से दुआ सलाम करना कोई जुर्म नहीं है और जाहिर है कि उनका एक बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उस हवाले से उनका किसी से ताल्लुक़ भी बन गया होगा और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर उनसे लोगों ने राब्ता रखा होगा तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन इसमें कोई मुज़ाहिका भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात होते हैं, वो चलते हैं और सारी ज़िंदगी चलते हैं। लोग अपनी गमियों खुशियों में आते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में। लेकिन अब आगे फ़ाइल पर क्या है
और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें क्या निकला है और उसमें कौन से ऐसे शवाहिद हैं, ये तो अब वक्त के ऊपर ही पता चलेगा कि ये ट्रायल ओपन होता है या इन कैमरा होगा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का ट्रायल तो ओपन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसमें कोई सिविलियन डालते हैं तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस ट्रायल की शक्ल किस तरह से होगी और वहाँ माहौल क्या होगा। मतलब आज जब डीजी ISPR से सवाल हुआ इस हवाले से तो उन्होंने कोई मेरे वाज़ेह बात नहीं की, मगर ये ज़रूर कहा कि अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उनको अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, यानी नॉन सिविलियन के हवाले से। अब इमरान खान साहब इस बात का खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि मुझे इस मामले में इन्हें वादा माफ गवाह बनाकर मुझे मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। फिर उन्होंने अदालत से भी अप्रोच किया है। क्या वजह है, क्यों इतना कंसर्न है PTI को कि ये बात इमरान खान साहब तक जा सकती है? मैं समझता हूँ कि मकसद भी मेन यही है कि जिस तरह एक केस इमरान खान साहब का ख़त्म होता है और उस पर वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, दूसरा केस, फिर तीसरा केस, फिर चौथा केस, तो ये सिलसिला है जो चल रहा है। लेकिन ये वक्त भी गुज़र जाएगा और हमें भी इत्तलाएँ यही हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल उनका किया जाएगा। लेकिन बतौर सियासतदान इमरान खान ये पहले सियासतदान नहीं होंगे। मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। मैंने देखा कि माजी में भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जोमा को मिलिट्री ट्रायल का सामना करना पड़ा और हर हुकूमत ने अपने सियासी मकासद के लिए उन अकाबरीन के ख़िलाफ़ ट्रायल किए, उनको सज़ाएँ दी, सख्त सज़ाएँ दी। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि वो सज़ाएँ स्टैंड नहीं कर सकी और अल्टीमेटली वो तमाम लोग बाइज़्ज़त बरी हुए, क्योंकि इस तरह के मुकदमात जो ख़ास तौर पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हों और किसी ख़ास हदफ को निशाना बनाना हो तो अल्टीमेटली जो है वो फिर प्रवेल नहीं करते। यानी कि डॉक्टर साहब, यानी कि जो इस वक्त आपकी बुनियाद पर किया जाए जो इस वक्त आपकी जमात के साथ हो रहा है, आपका जो खदशा है वो इसी बुनियाद पर है कि एक केस से फारिग होते हैं, दूसरे केस में इमरान खान साहब को उलझा दिया जाता है कि उनको कोई मिलिट्री उनका ट्रायल हो सकता है, या ये वजह कोई एविडेंस की बुनियाद पर है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में मुदाखलत थी और 2 साल अभी हुए नहीं थे उनको रिटायर हुए हुए, वो आपकी पार्टी के मामला चला रहे थे, इमरान खान साहब से राब्ते में थे या पार्टी के दीगर लोगों से राब्ते में थे और मुदाखलत करते थे जनरल फैज़ हमीद, ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं? देखिए, अब ये तो जी वही वाली बात है कि हम भी ज़ुबानी पता चल रहा है। फ़ाइल पे जब कोई चीज़ आएगी, प्रोसिक्यूशन लाएगा तो पता चलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है कमोबेश 1.5 साल से, और 1.5 साल में इमरान खान साहब का क्या रब्ता हुआ होगा, उसकी नौयत क्या होगी, और जेल में भी जिस सख्त अजियत की जेल वो काट रहे हैं और वहाँ CCTV कैमरास हैं, हर चीज़ कंट्रोल है और उनको एक सेल में रखा गया है। मैं नहीं समझता कि उनको कोई इस तरह की एक्सेस भी हासिल होगी। अगर कुछ ऐसी एक्सेस हासिल थी तो वो उन इदारों की या जिनके वो ज़ेरे कैद हैं, मुकीद हैं, ये तो अब उन पर भी क्वेश्चन जाता है ना। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी कबल वक्त हैं। जब तक कोई चीज़ ठोस सामने ना आए तो ये अंदाज़ा ही हैं जो आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन आगे देखिए इसके ऊपर क्या बनता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक अमल शुरू हुआ है बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि आज एक लेफ्टिनेंट जनरल जो DGI थे और उनको आप ट्रायल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक विंडो आपने ओपन कर दी है जो कि एक ख़ुद एहतसाबी का अमल का एक अच्छा सिलसिला है। और इसमें जो भी अगर कोई मुलव्वस हुआ तो अब तो पाकिस्तान ने तो ता क़यामत तक रहना है, तो फिर वो हर शख्स जो है वो फिर इस अमल से गुज़रेगा। ये एक बड़ा स्टेप है अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो। बड़ी अहम बात है। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आज एक मस्बत डेवलपमेंट हुई, स्पीकर के ऑफिस में आप लोगों की मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे और उसके बाद फैसला हुआ बलूचिस्तान के हवाले से APC बुलाई जाए। इसके अलावा इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात हुई। ये मस्बत डेवलपमेंट है। क्या ये कहा जा सकता है कि कम से कम अब सियासी पार्टियाँ आपस में इंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है? जी, आज हम गए थे एक डेलीगेशन की शक्ल में स्पीकर के पास, ये बताने कि स्पीकर साहब
इस नेशनल असम्बली में इतना बड़ा वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई स्पेसिफिक, और ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने रिस्पॉन्ड किया, जबकि सेनेट में इस पर डिबेट हो चुकी है। तो आप इसी सेशन में जो जारी है इसमें बलूचिस्तान के इशू के ऊपर एक दिन जो है वह मुख्तस करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए, वो डिबेट ओपन करें या वाइंड अप करें, लेकिन इसके ऊपर एक गुफ्तगू होनी चाहिए और फिर इसके ऊपर कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि आज जो बलूचिस्तान में जो हालात हैं और बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल जमातें हैं या कौम परस्त जमातें हैं, उनके खदशात हैं कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है और नई लीडरशिप वहाँ आ रही है और जो कि पॉपुलर हो रही है, और ये भी इशारे हैं कि वहाँ फॉरेन फंडिंग भी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बलूचिस्तान की लीडरशिप को, लोगों को कौमी धारे में लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को मुअस्सर बनाएं, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और बलूचिस्तान और KPK के मजमूई हालात के ऊपर ओपोजिशन हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। अख्तर मैंगल साहब ने जब कल इस्तीफ़ा दिया, ओपोजिशन भी गई और गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी किया और दोनों के साथ उनका मौक़िफ़ एक ही था। और ये कोई अच्छा नेक शुगर नहीं है कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह जो मेंबर हैं कौमी असम्बली वो इस्तीफ़ा दे दें और वो अदम एतमाद करें इस सारे निज़ाम पे, इस सारे सिस्टम पे। तो ये सिस्टम है तो पाकिस्तान है, इस सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, मौसर मतलब यानी कि अब कम से कम इस एक अहम मसले पर आगे बढ़ेंगी जमातें, APC हो जो भी हो, फैसले क़यादत सर जोड़कर करेगी जी। और रियासती इदारों को भी ऑन बोर्ड करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अवाम हमारे हैं। उन दो सूबों में अमलन हुकूमत नहीं है, लोगों के अंदर अनारकी और इंतशार दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये भी साथ कहा कि आप और पार्लियामान सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो लेजिस्लेशन की जाए कि जिससे तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट हो। वो 2 दिन पहले एक बिल पेश हुआ या 15 दिन पहले, या जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था, इस जमहूरी माशरे में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कि कानून तो पहले ही मौजूद है कि आप कोई भी अगर प्रोसेशन करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, कोई जलसा करते हैं, आप इजाज़त लेकर करते हैं। अगर कोई वायलेशन होती है तो उसकी भी सज़ा है, लॉ मौजूद है। लेकिन इस तरह के बिल लाने, ये तो वो फरंगी की याद इन्होंने ताज़ा कर दी कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब तहरीकें चलती थी आज़ादी की, उस ज़माने में जो लोग बोलते थे, बात करते थे, इस तरह के जालमाना आमराना कानून बनाए जाते थे कि उनकी ज़ुबान को बंद किया जाए। ये फस्तायत की इंतहा है। और अफसोस कि आज पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर्स थे वो उस कमेटी में मौजूद थे, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट बनते हैं, जो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए, आज़ादी राय के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी वोट उसके हक़ में दिया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री के हवाले से गुज़िश्ता कुछ अरसे से खबरें गर्दिश कर रही हैं। पहले उनकी कानून की डिग्री दुरुस्त ना होने से मुतालिक एक ख़त सोशल मीडिया पर आया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जिसकी अगली समाअत 19 सितंबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच करेगा। मगर 19 सितंबर को समाअत से पहले ही एक अहम पेशरफ सामने आ गई थी और 31 अगस्त को जामे कराची के सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें कानून के एक साबिका तालिब इल्म यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने की मंजूरी दे दी गई। और अब जामिया कराची के इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, मगर पहले आपको ये बता दें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस अमजद अली सहतो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने से मुतालिक जामे कराची की कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आरिफुल्लाह खान और ताहिर शब्बीर नामी वकला की दरख्वास्त की समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अनफेयर मीन्स कमेटी और सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार दे दी। सिंडिकेट ने गैर शफाफ तरीके से यह फैसला किया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने इस्तफसार किया कि किसकी दरख्वास्त पर यह सब हुआ है, कब की डिग्री है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री 30 साल पुरानी है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क दिए कि ये कह रहे हैं कि इस्लामिया लॉ कॉलेज ने खत लिखा है। दरख्वास्त गुजारों का क्या ताल्लुक है इस केस से।
इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त बुकला की जानिब से दायर की गई है। कराची यूनिवर्सिटी को कार्रवाई का अख्तियार ही नहीं है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंडिकेट के एक रुकन को पुलिस 8 घंटे के लिए उठाकर ले गई थी। इस पर जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क दिए हैं कि यहाँ सियासी बातें ना करें, किसकी डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल काउंसिल में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते। इसके बाद अदालत ने जामे कराची की अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल करते हुए कराची यूनिवर्सिटी को केस से मुतालिक मजीद इक़दाम से रोक दिया है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि दरख्वास्त गुजारों के वकील के दलाइल में खासा वजन है, क्योंकि ये अभी तय होना बाकी है कि अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का सिंडिकेट का फैसला मुरव्वजा कवानीन और उसूलों के मुताबिक है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुने बगैर ही कार्रवाई आगे बढ़ाई, जिससे बज़ाहिर ये पता चलता है कि उन्हें सुने बगैर ही कसूरवार करार दे दिया गया। हमारी नज़र में यह फैसला इनके आर्टिकल 10A की खुली खिलाफ वर्जी है, जो हर शहरी को शफाफ समात का हक देता है। मगर बदकिस्मती से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो इंतहाई काबिल एतराज़, गैर कानूनी और कानूनी असर से खाली है। किसी भी हालात में हाई कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 199 के तहत यह अख्तियार है कि वो वफाक, सूबे या किसी भी मकामी अथॉरिटी को किसी भी ऐसे काम से रोक सकती है जिसकी कानून में इजाज़त ना हो और किसी भी ऐसे काम का हुक्म दे सकती है जिसका तकाजा कानून करता हो। अब्दुल रऊफ राना और जामे बलूचिस्तान के केस में भी दरख्वास्त गुजार की डिग्री उसे सुने बगैर मनसूख की गई थी, जिस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त मंजूर की और डिग्री मनसूखी के फैसले को गैर कानूनी, गैर मौसर और कानूनी असर से खाली करार दिया था। इसी तरह ये अदालत जवाब दहिंदगान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलबी करती है। इस दौरान हम अनफेयर मीन्स कमेटी और सिंडिकेट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का फैसला भी मुअत्तल करते हैं। जामे कराची को अगली समात तक उस फैसले की बुनियाद पर कोई भी इकदाम करने से भी रोका जाता है। इस सारी सूरत हाल से जुड़ा हुआ एक और वाक़या भी है जिसका आज अदालत में जिक्र भी किया गया, जो 31 अगस्त को जामे कराची के सिंडिकेट के इजलास से पहले कराची में ही पेश आया, जब जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन और अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद सिंडिकेट के इजलास में शिरकत के लिए निकले, मगर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में ज़ेरे हिरासत रखकर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद डॉक्टर रियाज ने बताया कि मुझे पहले 4 घंटे तक न्यू टाउन थाने में रखा गया, फिर बहादुराबाद थाने लाया गया और वहां से ब्रिगेड थाने पहुंचा दिया गया। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जानबूझकर सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी करने का मामला डिस्कस होना था। डॉक्टर रियाज ने इल्ज़ाम लगाया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने वाले जामे कराची की कमेटी सिंडिकेट की मंजूरी से कायम नहीं की गई और उसने साबिका तालिब इल्म को मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी नहीं दिया। इसके जवाब में जामे कराची के सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर हसन औज ने कहा था कि कमेटी सिर्फ इस एक केस के लिए कायम नहीं की गई है, बल्कि ये हमेशा मौजूद रहती है और उसके अरकान अपने ओहदे के लिहाज से तब्दील होते रहते हैं। कमेटी उसी वक्त तालिब इल्म को तलब करती है जब वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। इसके साथ ही जामे कराची की अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें कानून के साबिका तालिब इल्म की डिग्री से मुताल्लिक केस सिंडिकेट को भेजने की मंजूरी दी गई थी। कमेटी का इजलास 17 अगस्त 2024 को हुआ, जिसमें चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत के अलावा जामे कराची के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर वहीद, इस्लामिक स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर जाहिद, फार्मेसी के डीन प्रोफेसर हारिस, मेडिसिन की डीन प्रोफेसर फरीदा, एजुकेशन की डीन प्रोफेसर शगुफ्ता, स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन, गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट प्रोफेसर समीना, बॉयज़ हॉस्टल के प्रोवोस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा, स्टूडेंट्स गाइडेंस काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर डॉक्टर गज़ल और प्रोफेसर नईम खालिद के अलावा कंट्रोल एग्जामिनेशन ने शिरकत की। इजलास में 15 अगस्त को प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज की तरफ से लिखे गए खत पर गौर किया गया, जिसमें अनफेयर मीन्स और एडमिशन के बगैर इनरोलमेंट लेने का केस था। केस के मुताबिक कानून का तालिब इल्म 21 दिसंबर 1988 को पेपर में अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता हुआ पाया गया और जिस इनरोलमेंट नंबर को इस्तेमाल किया गया वो नईमुद्दीन नामी तालिब इल्म का था। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म अगले साल यानी 1989 में फिर इम्तिहान में बैठ गया और इस दफ़ा इम्तियाज़ इलाही नामी तालिब इल्म का इनरोलमेंट नंबर इस्तेमाल किया। इसके बाद 1991 में एक नए इनरोलमेंट नंबर के साथ LLB पार्ट 2 का इम्तिहान दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म ने दावा किया कि वह इस्लामिया लॉ कॉलेज का बाकायदा तालिब इल्म रहा है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल के खत के मुताबिक इस नाम का तालिब इल्म कॉलेज के लिए बिल्कुल अजनबी है और वो 1982 से 1991 तक कभी
कॉलेज का तालिब इल्म ही नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तालिब इल्म को दोबारा बहाल किया गया हो, इसलिए कमेटी ये केस मजीद कार्रवाई के लिए सिंडिकेट को भिजवाती है। इसके बाद 31 अगस्त को जामे कराची के सिंडिकेट का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने की मंजूरी दे दी गई। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर नोटिस लिया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की 19 सितंबर को समाअत करेगा। इससे पहले इस केस की समाअत 8 जुलाई को हुई थी, जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और समाअत के दौरान रिबास दिए थे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। इससे पहले 5 जुलाई को कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जबकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही थी। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले पर 8 जुलाई को ही फुल कोर्ट इजलास तलब किया था और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया था। इस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इजाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज भी शामिल हैं। बेंच ने उसी दिन पहली समाअत करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया था और फिर इस केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई थी और अब इस केस की समाअत 19 सितंबर को होगी। जबकि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है और अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का जामे कराची के सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपके सामने रखेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई के जाली सर्टिफिकेट का मामला, जिस पर उन्हें PIA की नौकरी से फारिग कर दिया गया है। एक ब्रेक के बाद बर्मिंघम में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा को इंटरमीडिएट का जाली सर्टिफिकेट जमा करवाने की वजह से मुलाजमत से निकाल दिया गया है। जावेद इकबाल बाजवा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर जावेद इकबाल बाजवा को मुस्ताफ़ी होने का कहा गया था। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जाली साबित होने के बाद PIA ने जावेद इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 7 दिनों के अंदर अंदर अपना मौक़िफ़ देने की हिदायत की गई थी। जावेद इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को जारी किए गए शो कॉज नोटिस के मुताबिक एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिप्टी मैनेजर जनरल से मालूम हुआ है कि 29 अगस्त 2023 को आपसे अपने तमाम तालीमी दस्तावेज़ात की क्लियर कॉपीज़ मांगी गई थी। हिदायत के मुताबिक आपने ईमेल के जरिए वो दस्तावेज़ात जमा करवाई, जिसके बाद उन्हें तस्दीक के लिए मुतल्लिका बोर्ड को भिजवाया गया। जवाब में लाहौर के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 जुलाई 2024 को आपका इंटर बोर्ड का सर्टिफिकेट बोगस करार दे दिया। आपकी तरफ से ये अमल PIA के एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिनरी पॉलिसी 2019 के क्लॉज 54 और 32 के तहत मिसकंडक्ट में आता है। नोटिस के मुताबिक इसलिए आपको शो कॉज नोटिस के तहत हिदायत जारी की जाती है कि इस नोटिस की वसूली के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं कि क्यों आपके खिलाफ PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूल्स के मुताबिक तादीबी कार्रवाई ना की जाए। वाज़ेह रहे कि अगर दिए गए वक्त में जवाब जमा ना करवाया गया तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है और आप अपने ऊपर लगने वाले चार्ज को कबूल करते हैं, जिसके तहत आपके खिलाफ PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूल्स के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। PIA ने इस शो कॉज नोटिस में जावेद इकबाल बाजवा को 7 दिनों के अंदर जवाब जमा करवाने को कहा था, जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन के मुताबिक जावेद इकबाल बाजवा ने शो कॉज का जवाब देने के बजाय PIA को कानूनी नोटिस भेजे, लेकिन फिर बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ज़राए जियो न्यूज़ के मुताबिक जावेद इकबाल बाजवा ने 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत लेते हुए PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करा ली थी। बरतानिया में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने जब इस हवाले से जावेद इकबाल बाजवा से मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उनके ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक की कि जाली सर्टिफिकेट की वजह से PIA ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। इस बात की PIA बरतानिया और पाकिस्तान दोनों ने तस्दीक कर दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।